एक दौर वो था कि जब बीजेपी सरकार चीख चीख के कह रही थी कि हम मुल्लों से बात नहीं करेंगे, मतलब माफ़ कीजिएगा, मुल्लों से तो इनके भक्त कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इनसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तालिबान से बात नहीं करेंगे। आपको याद होगा तालिबान आतंकियों की सरकार, दहशतगर्दों की सरकार, आतंकी संगठन की सरकार, इस तरह का जुमला बीजेपी सरकार शुरू में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जब तालिबान सरकार ने अपनी सरकार वहां बना दी, तब सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में से जो उसके लिए आतंकी संगठन, सरगना, गिरोह, इस तरह का नाम इस्तेमाल किया था, अपने डॉक्यूमेंट में से वो नाम निकाल दिया। फिर वो ग्रुप तालिबान ग्रुप उसको बोलने लगे। उसके बाद हाल ये हो गया कि अब भारत तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार अपनी पूरी टीम के साथ तालिबान से मिलने गया। बीजेपी की ये पूरी टीम, बीजेपी सरकार की पूरी टीम तालिबान गई, खुद तालिबान से मुलाकात खुद करी। स्पेशल रिपोर्ट में मैं कल आपको बता चुका हूं। और उस मुल्लों से, तालिबानियों से, आतंकवादियों से, पंचर छाप भी तो कहते हैं ये गोबर खरवर, हाँ ये गूखोर जो उनको बोलते रहते हैं पंचर छाप, तो पंचर छाप, आतंकवादी और टेररिस्ट से दोस्ती कर ली है। जी हाँ, भारत अफगानिस्तान में अपनी परियोजनाओं को कंटिन्यू करना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे हैं। अब अगर इन्वेस्ट करे हैं वहाँ और वहाँ आतंक की सरकार है, तो आतंकियों से तो मोदी जी कहते थे हम बात भी नहीं करेंगे, तुम कंधे से कंधा मिला के दोस्ती कर लिए हो। तो इसको भारत की सरजमीन पे एक कहावत है, कहा जाता है थूक कर चाटना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अब आप इसको ये समझ लीजिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, मैं साबित करूंगा मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ये है क्योंकि चीन अफगानिस्तान में घुस जाता, इस वजह से पहले मोदी सरकार घुस गई है। अब आप ये समझ लीजिए, भारत जैसे ही तालिबान पहुंचा और तालिबान से बातचीत करी, टेंशन में आ गया चीन जो तालिबान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहा था और बातचीत खुलकर नहीं कर रहा था, अगले ही दिन चीन अपनी पूरी टीम के साथ, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये रिपोर्ट और तस्वीरें। रिपोर्ट में आप देखेंगे एक मेन जो फोटो है उसके अंदर आप देखिए कि तालिबान के बड़े बड़े नेताओं से चीन के मंत्री मिले, डेलीगेशंस के लोग आए, साथ में खाना खाया, बैठा, खूब दोस्ती करी। और चीन चाहता है सीपीईसी के अंदर अफगानिस्तान को जोड़ लें और खनिज पदार्थ के बड़े बड़े वहां पर खजाने हैं भाई साहब अफगानिस्तान में, वहां पर चीन कब्जा चाहता है। और सीपीईसी में पाकिस्तान भी है, उसी में अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान और कई देशों को मिलाकर चीन एक ग्रुप बनाना चाहता है। और अगर अफगानिस्तान में चीन ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अपनी करीबी ज़्यादा दिखा दी, बढ़ा ली करीबी, तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से चीन ने जब देखा कि भारत अफगानिस्तान का दोस्त बन गया है, तो तुरंत चीन के डेलीगेशंस पहुंच गए अफगानिस्तान। वहीं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ने, जिसमें भारत का बड़ा अहम किरदार है, भारत का रसूख है, रोब है भाई साहब, उसे यूएन में भारत को बताया गया कि भाई साहब अल-कायदा और बड़े बड़े संगठनों के लिए अफगानिस्तान जन्नत है, तालिबान का सपोर्ट है। लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट को भी भाजपा सरकार ठुकरा कर तालिबान के साथ जुड़ी हुई है। क्यों 56 इंच साहब, वो 56 इंच कहाँ गया? अब क्यों नहीं मुंह खुलता? अच्छा, भारत के मुल्लों के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, भारत के मुसलमानों को ही मारना है, भारत के मुसलमानों का ही आरोप लगाकर घर बिल्कुल इजराइल के नक्शे कदम पर, जैसे इजराइल मुसलमानों के घर तोड़ता है फिलिस्तीनियों के, वैसे मुसलमानों के घरों को तोड़ना है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी है। पहली बात तो भारत के मुसलमान कमज़ोर हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं भी जिनके अपना मकान है, उनका मकान को हम तोड़ देंगे। ये बिल्कुल इजराइल के नक्शे कदम पर हो रहा है।
यूएन की ये रिपोर्ट है भाई साहब, पूरे अखबार में आ चुकी है, हर जगह छप चुकी है। यूएन की बात भारत क्यों नहीं मान रहा है, ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं मान रही है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर क्यों तालिबान से इतनी करीबी मोदी सरकार ने कर ली है। चीन को जवाबदेही नहीं है, चीन से कोई भी मतलब वास्ता नहीं है, बल्कि चीन से तो बिजनेस बढ़ाया जा चुका है भारत का। और जो चीन हमारे इलाकों पर कब्जा किया है, मोदी सरकार उस पर बोल नहीं रही है। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम आतंकवादियों के द्वारा हो रहा है, भाजपा सरकार अभी तक खामोश है, यह सारी दुनिया देख रही है। अब आपको बता दूं, इमरान खान ने एक बार फिर से खतरनाक बयान दिया है। पाकिस्तान के इमरान खान को नई सरकार ने कई तरह से घेरा है और काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान के इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की 90% आवाम खड़ी हुई है। आपको बता दूं कि गिरफ्तारी और मौत का खौफ होने के बावजूद इमरान खान ने अपने बयान को दोबारा से रिपीट किया और कहा कि पाकिस्तान के बहुत जल्दी 3 टुकड़े हो जाएंगे और ये पूरा पाकिस्तान खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सेना को कमज़ोर किया जाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की सेना अगर कमज़ोर हो गई तो वो यानी भारत और अमेरिकी संगठन ये सारे मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी छीन लेंगे। बता दूं कि इमरान खान ने यह भी बात मानी और खुलासा किया और पूरी तरह से सच बात बोल दी कि पाकिस्तान कंगारी की तरफ बढ़ रहा है और उसके खजाने खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। साथ में इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि अगर खुद आर्मी ने कंट्रोल नहीं लिया और इस पर कंट्रोल नहीं किया तो पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा सकता है। इमरान खान पर यह बयान है कि पाकिस्तान की सेना और आर्मी को दबाव में लेकर अपने हाथ में पाक आर्मी को लेकर आर्मी कूप की तरह यानी आर्मी का कब्जा पाकिस्तान पर चाहते हैं और आर्मी की मदद से पूरे पाकिस्तान को हथियाना चाहते हैं। ऐसा अभी की जो सरकार है उसका बयान है। वहीं पर चीन फिर एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद के लिए आगे आया है। $2.3 बिलियन फिर से चीन अपने मित्र को उधार देने के लिए तैयार हो गया है। मैं आपको बता दूं, हालांकि चीन की बिजली कंपनी और कई सारी कंपनियां पाकिस्तान से नाराज हैं और कामकाज को बंद कर चुकी हैं, लेकिन इसी को शायद दोस्ती कहा जाता है कि बुरे से बुरे वक्त में अपने दोस्त के ख़राब वक्त में उसकी गलतियां और उसकी कमियों को एक तरफ करके उसकी मदद दोस्त करता है। चीन ने वही काम किया है। साथ में आपको बता दूं, एनर्जी क्राइसिस अमेरिका और साथ के कई देशों में हो रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन जाएंगे सऊदी अरब यानी जा रहे हैं और इसके बाद वो इजराइल जाएंगे और आसपास के कई देशों का दौरा कर सकते हैं। इसी के साथ एक खुशी की खबर, बेहतरीन खबर आ रही है यमन और सऊदी अरब के बीच से। हालांकि सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के साथ हाथ मिलाकर धोखा दे दिया है, लेकिन यमन के साथ उसने सीज फायर का 2 महीने का और ऐलान कर दिया है। यमन और सऊदी अरब के बीच में जंग रुक चुकी है, लगभग 2 महीने और एक दूसरे पर ये हमला करना बंद कर देंगे, ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। यमन और सऊदी अरब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर हुआ है, इसकी तारीफ अमेरिका ने करी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में कई महीने से लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में उस तरह से हथियार बिकते हैं जिस तरह से यहाँ भारत में सब्जियां बिकती हैं। अब आपको बता दूं कि बाइडन जिस इलाके में भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में अमेरिका में हथियारों की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, यही भाषण दे रहे थे और गोलीबारी की निंदा कर रहे थे। उनसे कुछ ही 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर ही बाहर की तरफ उसी इलाके के चर्च में फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी घटना लगातार होती जा रही है और इन घटनाओं में तथाकथित अब्दुल का हाथ नहीं है, जी हाँ, अमरीकियों का ही हाथ। नॉर्थ कोरिया को आप जानते हैं 2017 से हर महीने वो कोई ना कोई बड़ी मिसाइल का टेस्ट करता है। दिक्कत की बात यह है कि वो परमाणु हथियार लगातार बना रहा है, जिसको देखते हुए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने मीटिंग करी है और उम्मीद करी है कि कुछ बड़ा करके वो नॉर्थ कोरिया पर प्रेशर बनाएंगे
और उसके हथियारों के लगातार बढ़ोतरी को रोक सकेंगे। इस रिपोर्ट में बड़ी रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में जंग का माहौल बन चुका है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में हमेशा से पानी को लेकर, समुद्र को लेकर, नदी को लेकर और नदी के बहाव को लेकर बवाल छिड़ा रहता है। बता दूं कि ताजिकिस्तान ने किर्गिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि किर्गिस्तान ने उस पर बम भी दागे हैं, तोपें भी दागी हैं। साथ में किर्गिस्तान ने यह भी कहा कि ताजिकिस्तान ने उस पर उल्टा हमला किया है। इस हमले में अभी जानकारी पुख्ता नहीं आई है, लेकिन हमला दोनों तरफ से हुआ है, झड़प दोनों तरफ से अभी भी जारी है। साथ में आपको बता दूं कि कुदरत का कहर ब्राजील में जारी है। 27 शहरों में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। 27 शहर डूब चुके हैं। लगभग इस बाढ़ में 126 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। Olha só, boy. Olha só. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Meu Deus! 50 quilos aí. मैंने कल आपको बताया था कि ईरान के एंटी ईरानी ग्रुप ने, जो खुद ईरानी हैं, जो ईरान की सरकार के खिलाफ रहते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 5000 ईरान के ही संस्थानों के सरकारी सीसीटीवी को उन्होंने हैक किया है। इस पर आपको यकीन नहीं हुआ होगा। ईरान की सरकार इस बात को छुपा रही थी, लेकिन उन हैकर्स ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन हैकर्स ने वो सीसीटीवी फुटेज को जारी किया है। पूरा बैकएंड ही दिखा दिया है। बैंक से लेकर स्कूल और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबकी फुटेज इसके अंदर नजर आ रही है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग हैकर जो हैं ईरान के 5000 कैमरे को हैक कर चुके हैं और हर संस्था पर इनकी नज़र है। ईरान के लिए ये खतरे की घंटी है। ईरान ने बताया है कि तुर्कमेनिस्तान से आज़रबाईजान गैस जाती है ईरान के रास्ते। अब लगातार ये बातचीत चल रही है, तीनों आपस में देश ये बात कर रहे हैं, जिससे ये जिस मात्रा में ये गैस जाती है उससे डबल मात्रा में, डबल तादाद में ये गैस जाएगी। मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने भारत का गेहूं लेने से मना कर दिया, वापस भेज दिया। हालांकि आपको बता दूं कि तुर्की ने रिजेक्ट किया और इजिप्ट ने ले लिया है। इजिप्ट ने टेंशन शुरू में ली थी, लेकिन उसके बाद उस गेहूं को शायद वहां पर कुछ ज़्यादा ही कमी है, ले लिया है इजिप्ट ने। अब दोस्तों, एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है और ये भारत और अमेरिका के लिए एक फिर से थ्रेट है, खतरा है। चीन का एयरक्राफ्ट करियर, काफ़ी बड़ा घातक एयरक्राफ्ट करियर, आप देखिए इंडियन रिपोर्ट में मौजूद है। अभी रिपोर्ट आ चुकी है, भारत सरकार को भी ये खबर मिल चुकी है। चीन के समुद्री तट पर अब ये एयरक्राफ्ट करियर नया तैयार होने के लिए पूरी तरह से रेडी है, मतलब एंड स्टेज पर है और कभी भी इसको लॉन्च कर सकता है चीन, और इंडियन ओशियन में इसको तैनात कर सकता है। एक बार फिर से तुर्की ने अमेरिका, यूएन, ईयू सभी ग्रुप्स को जानकारी लिखित में दे दी है कि सीरिया में आतंकी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए खतरा है, हम उन पर कभी भी हमला करेंगे। हालांकि अमेरिका और सीरिया इस बात से नाराज हैं और मना कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी एक्शन मत करना। साथ में अब बड़ी बात आपको बता दूं कि रूस तुर्की से नाराज, गुस्सा हो चुका है। वजह क्या है? क्योंकि पीकेके के ऊपर कई ऑपरेशन लगातार हर दिन ये कर रहा है तुर्की सीरिया में, और सीरिया में पहले से ही मौजूद है बशर अल असद को सपोर्ट करने वाला ये रूस पूरी तरह से बशर अल असद को सपोर्ट करता है, वहाँ की सरकार को। तुर्की वहाँ की सरकार को सपोर्ट नहीं करता। तुर्की जो है वहाँ के ग्रुप को कुछ कुछ सपोर्ट करता है,
और वहां पर शांति बनाने के नाम पर जब इससे कोई भिड़ता है, खासकर पीकेके, तो ये उनको अटैक करके ख़त्म करता है। अब रूस ने निंदा करी है और कहा है कि सीरिया के अंदर तुर्की को अब कोई भी ऑपरेशन करना मुश्किल में डाल सकता है। और आपको बता दूं, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है कि हमें तुर्की पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि तुर्की कोई भी एक्शन सीरिया के खिलाफ नहीं लेगा। अगर किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक्शन लेना ही है तो सीरिया की सरकार अपनी सेना के द्वारा वो एक्शन ले लेगी। तुर्की को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीरिया के लोगों और सीरिया की हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तुर्की के साथ 26 देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये सभी, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी मिलकर ख़तरनाक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अब उसका वीडियो तुर्की ने जारी किया है, देखिए कुछ खास झलकें। दुनिया की ये थी सबसे बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।